बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो पहले भी चलती रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कही और वो तनाज़ा इख्तियार कर गई, यानी वो मुतनाज़ हो गई तीनों चीज़ें, और जो बातें उन्होंने की वो वैसे भी मुतनाज़ ही थी। DGISPR ने जो बातें की हैं उन पे लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फ़ौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और 3 सतूनों से मिलकर रियासत बनती है और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है। उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, DGISPR ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फ़ौज सियासत नहीं करती और फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलव्विस ना किया जाए सियासत में, ये DGISPR कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है, क्योंकि एक तरफ DGISPR के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका नफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर ने गवाही दी है। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि इतनी सियासत तो हमने सारी ज़िंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा की है। तो जनरल बाजवा की सियासत सब जानते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें, डिक्कियों में बैठ के जाना और पहुंचना, और बहुत सारे लोगों से और भी मुलाकातें। ये तो खुद बताया फजल रहमान साहब ने, जिनकी सरबराही में एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था PDM के नाम से, और उन्होंने खुद बताया कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने हुकूमत गिराई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आए थे। यानी फौज इसके अंदर मुलव्विस थी, फौजी की आदत। फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे खड़ा है उसने क्या मुलव्वस होना है, उसे तो पता ही नहीं होता। वो तो बेचारा वोट डालते हुए भी यही सोचता है जैसे आम पाकिस्तानी सोचता है। वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदलते हुए देखना चाहता है जैसे आम पाकिस्तानी देखना चाहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन जर्नैलों की, उन ताकतवर लोगों की जो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर लेते हैं। तो यहां फौज पूरी तरह से सियासत में मुलव्विस है। हो ही नहीं सकता कि फौज सियासत में मुलव्विस ना हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घरों में दाखिल होकर बंदे अगवा किए हैं, बंदों को उठाया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, अगवा बराए बयान करवाए गए हैं। ISI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने लोगों को पाकिस्तान में जबरी तौर पे लापता किया और लगातार किया है। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया। दूसरा, जो लापता अफराद के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट है वो बहुत अजीब स्टेटमेंट DGISPR ने दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को गायब करे, ये DGISPR ने कहा। अब इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाक फौज के तर्जुबान क्या कह रहे हैं और एक्चुअली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में एजेंसियों के जरिए से क्या कर रही है। यहां तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा किया गया। जमील फारूकी की मिसाल है, शहबाज गिल ने यह कहा था कि उनके भी कपड़े उतारे गए। यही बात जो है वो आजम सवाती साहब ने कही कि उनको भी नंगा किया गया। तो यहां तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े भी उतारे गए। अब वो ये कहते हैं कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसको उठाए, उसको हब्से बेजा में रखे। इसकी कोई कानून इजाज़त नहीं देता। हम सख्ती से इसकी मुमानियत करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो DG साहब, मैं बता देता हूं कौन जिम्मेदार है। ये वीलॉग सुन के आप मुझे फ़ोन कर दें, मैं बताता हूं मुझे किसने अगवा किया था और कैसे किया था। और भाई, मैं तो पुलिस के पास गया था FIR करवाने के लिए। जब मैं ISI की कैद से छूट कर आया और आने के बाद चंद दिन में मेरी हालत ठीक हुई तो मैं गया, मैंने कहा जी मैं अपनी FIR दर्ज करवाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। जजों को आवाज़ें मारता रहा, मुझे इंसाफ दे दो, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। लापता अफराद का एक कमीशन है, उन्होंने भी मेरे से रब्ता नहीं किया। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और मैं चशमदीद गवाह हूं कि मुझे कौन उठाकर लेकर गया, मैं अफसरान को जानता हूं। मेरे घर के ऊपर ये आप कह रहे हैं ना, ये गैर कानूनी छापे, आपसे बेचा में रखना और ये चीजें नहीं करते। मेरे घर पे 2 दफा जो छापे मारे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों ने मारे हैं। आगा शेख सरवर के घर पे जो ऑफिसर गया था वही मेरे घर पे आया था और कई मजीद घरों पे उसी ऑफिसर ने छापे मारे हैं।
और यह मकबूल जान साहब के साथ जिसने ओल फोल बकी थी वो भी यही ऑफिसर था, वो साफ बताते हैं, और वही उन्हें उठाकर लाया था। और मुझे खुद उस ऑफिसर ने बताई थी ये बात, और मुझे खुद उस ऑफिसर ने भी ये बात बताई थी उस वक्त जब मैं उनकी कस्टडी में था। तो नादरीन, ये एक तो गलत है कि दोनों चीज़ें गलत साबित हुई। एक तो फौज का सियासत में किरदार है, बिल्कुल है, और दूसरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एजेंसियों के ज़रिए से पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया और बार बार किया है। ये बड़ा सीरियस मसला है। अभी अहमद नूरानी के भाई जो हैं वो हाल ही में वापस आए हैं, बड़ी तकलीफ उन्होंने उठाई है। इंतज़ार पंजूता का मामला आपके सामने है, जो हुआ रावलपिंडी से सदाकत अब्बासी के साथ, वो सारा पाकिस्तान जानता उसके साथ क्या हुआ था। फरूख हबीब जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो किनकी कैद से निकल कर आया था, सबको पता था। उस्मान डार के साथ क्या हुआ था, कौन उठाकर ले गया था उसे, सारी दुनिया जानती है कि एजेंसियां उठाकर ले गई थी। वो बेचारे शेख रशीद के साथ क्या हुआ था, चिल्ला कटवा दिया उन्हें पकड़ के। वो सारी जिंदगी जनाब उन्होंने फौज के साथ तल्लक बनाए, एंड में फौज ने उन्हें अगवा कर लिया, एजेंसियां उन्हें उठाकर ले गई। वो बेचारे अभी तक रोते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया। साफियों के साथ भी यही हुआ। अहमद फरहाद को कौन उठाकर ले गया था, और यह मकबूल जान साहब को, आफ्ताब इकबाल साहब को कौन उठाकर ले गया था, समी इब्राहिम साहब को कौन उठाकर ले गया था, ये सारी बातें सबको पता है। मुतीउल्लाह जान को भी उठाया गया था और उसके साथ भी जुल्म किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गलत साबित होगी। तीसरी एक और चीज़ है, उन्होंने मीडिया के हवाले से कुछ कहा, और मीडिया के हवाले से उन्होंने बड़ा साफ साफ ये कह दिया कि जी मीडिया की तो अपनी पॉलिसी है और उनका अपना एक एडिटोरियल है, और इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता। यानी हर मीडिया का अपना एक एडिटोरियल है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है, और वो पैमरा के साथ मिलकर करते हैं, और इसके अंदर कोई किसी किस्म का एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है। भी पैमरा ने 10 मरतबा अदालतों में आकर कहा कि ये चीज़ हमने मना नहीं की हुई, फिर भी टीवी चैनल नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि मना किया गया था। बाकायदा टीवी चैनल के मालिकान को बुलाकर धमकाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये मीडिया मालिकान बेचारे निजी महफिलों में बताते हैं कि हमें धमकाया गया, हमें बुलाकर कहा गया कि आज के बाद या हमारे रास्ते पे चलोगे या फिर हम तुम्हारा जीना हराम करेंगे। ये कहा गया मीडिया मालिकान को। अल्फाज बड़े सख्त थे, वो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाह रहा। और मीडिया मालिकान को जब धमकाया जा रहा था तो एक सियासतदान भी वहाँ पे मौजूद था उस वक्त, जो फाइलें उठाकर चल रहा था। ये सारी दुनिया जानती है कि मीडिया के साथ क्या हुआ है। यानी मुझे जब नौकरी से निकाला गया तो मुझे बताया गया मेरे चैनल की जानिब से बार बार कि जनाब हमें प्रेशर आता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इसको नौकरी से निकालो, हम उनके कहने पे आपको निकाल रहे हैं। हमने उनसे पूछा है इसने क्या गलत किया है, गैर कानूनी क्या है, तो वो कहते नहीं बस निकालो इसको, तो निकाल दिया। अरशद शरीफ को नौकरी से किसने निकलवाया, ऐसे ही निकाला गया। साबिर शाकिर को किसने निकाला, ऐसे ही निकाला गया। मुहित पीरजादा को नौकरियों से किसने निकाला, ऐसे ही निकाला गया। अभी हाल ही में हमारे बहुत सारे दोस्तों की नौकरियां छिन गई। कुछ अर्सा काशिफ अब्बासी साहब भी जो है वो ऑफियर रहे। किसने किया ये सारा कुछ? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। हामिद मीर साहब अपने मुंह से कहते रहे उनका जब प्रोग्राम बंद हुआ कि मुझे इमरान खान ने नहीं बंद करवाया, मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने बंद करवाया, मुझे तो एजेंसियों ने मेरा प्रोग्राम बंद करवाया। अपने मुंह से वो कहते रहे हैं। तो ये बाकायदा रोल है। ये तीनों मुतनाज़ चीज़ें थी, मैंने तीनों आपके सामने रख दी हैं। सच्चाई सामने आ जाती है और सच्चाई को सामने रखना चाहिए। यानी अगर आपने कुछ बुरा किया है या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो गलत है तो फिर खड़े तो हो जाए ना। ऐसा तो नहीं है कि जुल्म और ज्यादती भी जारी रहे और पर्दे के पीछे छुपे भी रहे। तो जो दस्ताने पहने हुए हाथ हैं वो पाकिस्तानी जानते हैं कि वो किसके हाथ हैं। नादरीन, शाहिद अफरीदी एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ गए। हालांकि जो उन्होंने बात की है वो बात मुतनाज़ बनी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बात जो शाहिद अफरीदी ने की है पहले वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये जनाब ट्वीट है शाहिद अफरीदी का। उसमें वो कहते हैं कि दरिया सवात में डूबने वाले मासूम लोग आखिरी लम्हे तक बेबसी की तस्वीर बनकर ये इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा, मगर उन्हें अंदाज़ा ना था कि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनकी तरजीहात कुछ और हैं। अच्छा, ये शाहिद अफरीदी साहब ने ट्वीट की तो बात तो ठीक है कि इन लोगों को बचाया जाना चाहिए था। ये बड़ा जुल्म हुआ है और ये देखते हुए बड़ा दिल टूट रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मैंने इस पर पिछले वीलॉग में बड़ी सख्त बात भी की है कि बड़े लोगों के बच्चे जो हैं वो कभी इन तकालीफ में नहीं गुजरते। अगर वो अपने बच्चों को रखकर सोचें तो उन्हें पता चले कि एक ख़ानदान जब डूबता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और इनको बचाने के लिए मामूली ज़राए चाहिए थे, कोई बहुत बड़े, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े स्ट्रक्चर चाहिए थे। मामूली ज़राए और ट्रेनिंग होती तो इनको बचाया जा सकता था। अब जो इतलात आ रही हैं उन इतलात के मुताबिक इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाद ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है ना उधर स्वात में,
मदेन से आगे एक इलाका है वहाँ पे, और उसमें पता चल रहा है कि 75 अफराद सवात में जो तुगयानी है उसके बायस बह गए हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत 75 से ज़ायद अफराद दरिया की मौजों की नज़र हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने ताहाल 5 अफराद की लाशें मज़ीद निकाल ली हैं और कह रहे हैं कि 55 से ज़ायद अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है। 20 से ज़ायद अफराद की तलाश का अमल अभी तक जारी है जिनका कोई पता नहीं चल रहा। एक ही ख़ानदान के 9 अफराद समेत 17 अफराद दरिया में गिर गए थे, जिनमें से 4 की लाशें निकाली गई, 3 को ज़िंदा बचा लिया गया, दीगर नहीं मिले। उनके बारे में ये जो है वो शक है कि शायद वो लोग जाँ बहक हो गए हैं, इस हादसे की नज़र हो गए हैं। अब शाहिद अफरीदी साहब ने जनाब ये ट्वीट किया तो लोगों ने उनको आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब ने सेलेक्टिव एक इंसिडेंट के ऊपर ये ट्वीट किया। वाक़यात पाकिस्तान में होते रहते हैं, लेकिन वो तनकीद उन्होंने, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद पीटीआई की गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाह रहे थे, इसलिए किया। लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि जनाब आपने इससे पहले भी सैलाब आया, इस तरह के वाक़यात हुए, आपने तनकीद नहीं की। फिर दीगर कई वाक़यात निकाल कर लोग गिनवा रहे हैं कि आप उस वक्त नहीं बोले। फिर जुल्म पे, जबर पे, फस्तायत पे, डी चौक में गोलियां चली, वहाँ पे लोगों को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर आप नहीं बोले। तो लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं शाहिद अफरीदी पे। जो बात की है ना शाहिद अफरीदी ने, वो गलत नहीं है, बात ये दुरुस्त है। हमारी तरजीहात में पाकिस्तान की अवाम है ही नहीं, लेकिन दूसरी जानिब शाहिद अफरीदी स्पेसिफिक एक तरफ मारते हैं। वो ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कौन चल रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है उस पर चढ़ाई कर देते हैं। शहबाज शरीफ से जितना मर्जी बड़ा ब्लंडर हो जाए, मरियम नवाज जो मर्जी कर ले, वहाँ पे जो है वो शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोलेंगे, और वो नहीं बोलते। इसी बात का जो उनके फॉलोअर्स हैं या पाकिस्तान के अंदर जो फैंस हैं या आम पाकिस्तानी हैं, वो उनके ऊपर फिर तनकीद करते हैं और उनको आड़े हाथों ले लेते हैं। एक और नाज़रीन, एक बड़ा तौहीन अमेज़ मंजर है जो मैंने देखा, ये भी बड़ा तकलीफ दे है। एक तो सानिया हुआ और उसके ऊपर एक सानिया और हो गया। स्वात इंतज़ामिया ने, ये मोहम्मद फ़हीम साहब ने ये खबर दी कि स्वात इंतज़ामिया ने सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए जो ताबूत भिजवाए वो टीएमए के कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर भिजवाए। ये गाड़ी आप देख लें, ये हालात आप चेक करें, कितनी तकलीफ दे बात है। ये कचरा उठाने वाली गाड़ी है और इसके अंदर ताबूत भिजवा रही है स्वात की इंतज़ामिया कि जनाब इनके अंदर जो शोहदा हैं उनको लाया जाए। अब ये सिविलियंस की इज्जत है इस मुल्क के अंदर, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये जो लोग जाँ बहक हो गए हैं, इनकी ताबूत तो किसी सही गाड़ी के अंदर भेज देते। बेशुमार गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं, तो कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर अगर इनके ताबूत आप भेजेंगे तो ये अच्छा जेस्चर नहीं है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो स्वात में इंतज़ामिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो NDMA है, चाहे वो PDMA है, चाहे वो वहाँ का DC है, इन लोगों को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और आप देख लीजिएगा, ये वाक़े के बाद कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा, बल्कि कोशिश करेंगे कि जान बच जाए, एक दूसरे के ऊपर डालेंगे और किसी एक आधे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी हुई तो भी। वरना इस तरह के वाक़यात के ऊपर कोई इंक्वायरी भी नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। ये समझते हैं रूटीन है, कीड़े मकोड़े हैं, ये मरते रहते हैं, खैर है इनकी। नाज़रीन, अदलिया की पाकिस्तान में हालत ये हो गई है कि ये वाले फैसले के बाद मैं लोगों की राय देख रहा था, मैसेजेस पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान का बच्चा बेंच या जज की शक्ल देख के पहचान जाता है कि अब ये क्या फैसला करने वाला है। अदलिया की ये हालत हो गई है इस मुल्क के अंदर। यानी किस लेवल की नाइंसाफ़ी होने वाली है ये जानने के लिए पाकिस्तान का बच्चा सिर्फ जज की शक्ल देखता है और बताता है कि ये जज नाइंसाफ़ी के किस लेवल पे जाने वाला है। काजी फायद ईसा वो जुल्म और बर्बरियत करके गए हैं इस अदालत के साथ, ऐसा सत्यानाश और बेड़ा गर्क करके अदलिया के पूरे निज़ाम का चला गया काजी फायद ईसा। और तारीख के अंदर स्याह नाम के साथ याद रखा जाएगा, स्याह धब्बे के तौर पे याद रखा जाएगा काजी फायद ईसा को, क्योंकि उन्होंने 13 जनवरी वाला फैसला और उसके बाद मुतनाज़े तरीन जो उनके फैसले थे, उनकी वजह से पाकिस्तान कई दहाइयाँ पीछे चला गया। सारी डेमोक्रेसी तबाह हो गई, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हर चीज़ छीनने का आगाज़ काजी फायद ईसा साहब की उस ढिटाई से हुआ जो उन्होंने इस मनसब के ऊपर बैठकर अपनाई थी। अब हामिद खान साहब कहते हैं कि 13 जजेस का फैसला कभी भी 10-12 जजेस जो है वो रिव्यू नहीं कर सकते। जो बेंच बना वो आइन और कानून के खिलाफ था, लिहाजा इस बेंच का फैसला भी बातिल है। लगता है ये मामला फिर अदालत में चैलेंज कर देंगे, हो सकता है चैलेंज हो भी जाए, लेकिन मखसूस नशिस्तें तो दे दी गई PDM की जमातों को और अब उनके पास 2/3 अक्सरियत है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जिस हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें थीं, उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने
सीटें दिलवा दिलवा कर 1.5 साल के अरसे में 2/3 अक्सरियत तक पहुंचा दिया। और अगर इन्होंने 1.5 साल का अरसा और गुजार दिया ना तो ये 100% अक्सरियत भी ले सकते हैं। कोई पता नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्हें 100% अक्सरियत भी दिलवा दे और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी आईनी तब्दीलियां करवा दें या आइन का हुलिया इस हद तक बिगाड़ दें कि आइन पहचाना ही ना जाए कि ये 1973 का आइन है। अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद आइन का हुलिया मजीद बिगाड़ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने बड़ों के लिए नए रास्ते निकालने जाएगी और उनके लिए ज्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश करेगी। चलें, जब ये होता है तो देख लेते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। इस पे मुश्ताक अहमद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त अपना एक स्टेटमेंट भी दिया है। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इसहाक डार साहब ने कहा क्या। इसहाक डार साहब के हवाले से एक स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया जिसमें वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक फ़लस्तीन का 2 कौमी हल नहीं माना जाता। इसहाक डार, अच्छा, अब ये 2 कौमी हल जो है इसको लोग मुतनादे करार देते हैं। यानी 2 तरह की सोच है फ़लस्तीन और इसराइल के मामले को लेकर। एक सोच ये है कि वहां पे अब इसराइल मौजूद है तो एक मुल्क इसराइल हो और एक मुल्क फ़लस्तीन हो, और फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनियों के इलाके मिल जाएं तो 2 कौमें वहां पे आबाद हो जाएं, एक इसराइलियों का मुल्क है और एक फ़लस्तीनियों का मुल्क है, और इंसाफ के साथ जो है जो फ़लस्तीनियों का हक है वो उनको दिया जाए। एक तो ये है। अब इसके अंदर जो है वो एक तरह के लोग समझते हैं कि इसराइल को ज़्यादा दिया जाए, दूसरी तरह के लोग समझते होंगे कि फ़लस्तीन को ज़्यादा दिया जाए। तो ये 2 कौमी नज़रिए की तर्ज के ऊपर या 2 कौमी हल के तौर के ऊपर इसको एक मकतबा फ़िक्र या सोचने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं, और ये इसहाक डार साहब उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरे लोग ये कहते हैं कि जनाब इसराइल को तो वजूद ही कोई नहीं है, इसे तस्लीम ही नहीं किया जा सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि ये उम्मत के कलब में घुसाया गया खंजर है, नाजायज़ रियासत है, हम इसे मान ही नहीं सकते। और उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा ने बैतुल मक़दस शहर के साथ फ़लस्तीनी रियासत के साथ 2 रियासती हल दिया था, लेकिन कायद-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का ये 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया था। तो अब कैसे हो सकता है, ये बात अब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब कह रहे हैं और दूसरी तरफ की राय रखने वाले लोग ये बात कह रहे हैं। अब ये 2 अलग अलग ओपिनियन है, इन 2 अलग अलग ओपिनियन में से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, इसके ऊपर डिबेट आने वाले दिनों में चलेगी। लेकिन दोनों तरफ के लोग जो हैं वो कुछ भी कह लें, अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना कोई इतना आसान काम होगा। जो भी आर्मी चीफ उस वक्त होगा, क्योंकि देखिए हुकूमत तो आर्मी चीफ की होती है ना पाकिस्तान में, अभी तक सिविलियन गवर्नमेंट की तो हुकूमत होती नहीं है। शहबाज शरीफ ना 3 में ना 13 में, लेकिन ये भी रगड़े में आ जाएंगे। जो भी हुकूमत में होगा या आर्मी चीफ होगा उस वक्त जब इसराइल को तस्लीम किया जा रहा होगा, अगर किया गया तो जैसा कि इसहाक डार साहब ने एक इशारा दिया है, कंडीशन एक उन्होंने दी है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किलात हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक का एक सैलाब आ जाएगा। लोगों को 70-75 साल से इस बात पे कायल किया गया है, तो एकदम आप जब दूसरी चीज करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। अब वो रिएक्शन कितना आता है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक रिएक्शन आया है और ये सहाफ़ी है अहमद नूरानी साहब, जिनके भाइयों के बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की। अहमद नूरानी साहब ने अमरीकी कांग्रेस की टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अहमद नूरानी साहब ने, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके भाइयों को जबरी तौर पे लापता किया गया, और उसके पीछे वजह बताते हैं कि उन्होंने मिलिट्री जर्नल्स के खिलाफ, खासतौर पे जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कुछ करप्शन की स्टोरीज़ की थी, उनकी फैमिलीज को लेकर कुछ स्टोरीज़ की थी, और उसके बाद उनको धमकाया भी गया और उनकी फैमिली को हरासा भी किया गया और उनके 2 भाइयों को जबरी तौर पे लापता भी किया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने कांग्रेस की टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन में अहमद नूरानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको फेंक दिया जाए। इन चीज़ों के असरात होते हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स का मामला जो है वो ऐसे ही दब नहीं जाता, वो मौजूद रहता है, और जो भी जुल्म आप करते हैं वो पलट कर आता है, आपको उसका सामना करना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है। इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। नादरीन, चीनी पे जो डकैती मारी गई है ना, इसके ऊपर तो इस वक्त अपोजिशन को पूरा जोर लगाना चाहिए। काम ही नहीं कर रहा, अवाम की जेब पे डाका पड़ रहा है। अवाम इस वक्त जो चीनी खरीद रही है उसमें लगभग 80 रुपए इजाफी पे कर रही है, और ये वो 80 रुपए इजाफी हैं जो पे करने पड़ रहे हैं अवाम को कि इन्होंने अपना शौक पूरा किया है। पहले चीनी की एक बहुत बड़ी मिकदार लगभग 7 लाख टन
ये चीनी पाकिस्तान से बाहर भिजवा दी और उसके ऊपर कमीशन खा लिया, पैसा कमा लिया। अब बाहर से चीनी वापस मंगवा ली, उसके ऊपर भी कमीशन खा लिया और पैसा कमा लिया। और ये भिजवाने और मंगवाने के चक्कर में चीनी को जो महंगा कर दिया वो कर दिया लगभग 61% तक चीनी महंगी हो गई। ये किया पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के शहरियों के साथ। कोई अगर बनाना रिपब्लिक ना होता या कोई ऐसा मुल्क होता जिसमें आइन और कानून होता तो इन सारों की गर्दनें लंबी हो जाती या इनको जेल हो जाती और इनको उम्र कैदें हो जाती कि तुमने अवाम की जेब पे डाका डाला कैसे। भाई जब एक चीज पाकिस्तान में पैदा हुई और पाकिस्तानियों के इस्तेमाल की थी, पहले तुमने उसे बाहर भेज दिया और बाद में वही चीज वापस पाकिस्तान में मंगवा दी। हालांकि वो चीज खराब होने वाली चीज भी नहीं है, अगर वो पड़ी रहे तो पूरा साल इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन माफिया को फायदा देने के लिए, शुगर माफिया को फायदा देने के लिए इस हुकूमत ने चीनी के मामले के ऊपर एक बड़ी डकैती मारी है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।